Assalamu alaikum dear students. Today we will learn conceptual questions unit number 15 electromagnetism. Give a brief response to the following questions. मतलब 4-5 लाइन्स में इसका आंसर देना होता है, लेकिन ये ब्रीफ होना चाहिए, जामिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में डिफ्रेंशिएट करें। फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट। चार्ज के इर्द गिर्द वो एरिया जहां उसका असर महसूस किया जा सके, उसका इफेक्ट फेल्ट किया जा सके। सेकंड नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ड्यू टू स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्जेस। मतलब ये मूविंग चार्जेस की वजह से भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्जेस एट रेस्ट पे भी हों तो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इर्द गिर्द हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में ये रेस्ट पे जब चार्जेस होते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मेजर्ड इन न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये इसका यूनिट है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट बिकॉज वी हैव ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑन अ बॉडी। या ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी या नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो फिर इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा, बन जाएगा। 6 नंबर है द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द मीडियम इन विच स्टेशनरी चार्जेस आर लाइंग। मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है कि मीडियम कौन सा यूज़ किया गया है, चार्जेस किस मीडियम में पड़े हुए हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक फील्ड। चले आए अब मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज़ द रीजन वेयर इट्स इफ़ेक्ट कैन बी फेल्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के इर्द गिर्द जो एरिया हो जहाँ तक उसका असर महसूस किया जा सके, इफ़ेक्ट फेल्ट किया जा सके, डैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज़ ओनली ड्यू टू मूविंग चार्जेस। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्जेस की वजह से होती है। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज वी हैव ऑलवेज अ डाईपोल नॉर्थ एंड साउथ। हमारे पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो ये सिर्फ एक उसकी वजह से नहीं होती। इसमें मोनोपोल नहीं होता, इसमें डाईपोल होता है। डियर स्टूडेंट्स, मूव टू नेक्स्ट पेज। इन मैग्नेटिक फील्ड देयर एग्जिस्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑन टेस्ट नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। नॉर्थ पोल से क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ को चली जाती हैं, तो नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फोर्स फील की जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इज़ मेजर्ड इन टेस्ला और गॉस, ये इसके यूनिट्स हैं, या टेस्ला में नापा जाएगा या गॉस में। मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ये 6 पॉइंट्स थे, इन दोनों में हमने डिफ्रेंशिएट किया। जो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड में हम डिस्कस करेंगे वही पॉइंट हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कैन एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बी सेट इनटू मोशन विद द मैग्नेटिक फील्ड। के इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसे मोशन में भेजा जा सकता है? नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो हो तो पूरी फोर्स ज़ीरो हो जाती है। आइए देखते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। नो एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट कैन नॉट बी सेट इनटू मोशन विद द मैग्नेटिक फील्ड। साइंटिफिक रीज़न इसका क्या है? इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में हम वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे, वी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज़ गिवन बाय एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा वी आर क्यू इक्वल्स टू ई। हमने चार्ज इस केस में इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो एफ एम की वैल्यू हो जाएगी ई वी बी साइन थीटा। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 कह दिया। फॉर इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट वी हैव वी इक्वल टू ज़ीरो। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा तो पुट वी इक्वल टू ज़ीरो, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी एफ एम इक्वल टू ई इंटू ज़ीरो इंटू बी साइन थीटा, एफ एम इक्वल टू ज़ीरो। This implies that a charged particle at rest experience no force in a magnetic field and hence no work is done by the magnetic field. What it means के magnetic field की वजह से कोई वर्क डन नहीं हुआ, टोटल फोर्स जो ज़ीरो हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ मोर लाइकली टू शो डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल, AC करंट और DC करंट। मीन्स के एक्सप्लेन। मीन्स के AC करंट की वजह से ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी या
डीसी करंट की वजह से। तो डायरेक्ट करंट की वजह से वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करेगी, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। डायरेक्ट करंट इज़ मोर लाइकली टू शो डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल। रीज़न क्या है? द AC करंट इन द फर्स्ट हाफ साइकिल इज़ पॉजिटिव, वेयर एज इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल इट इज़ नेगेटिव। वो हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है AC करंट। दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स चेंजेस वेरी फास्टली। ये बहुत जल्दी जल्दी इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। Therefore, when the compass needle is placed close to wire carrying AC current, its needle will oscillate। जब AC करंट के पास किसी वायर में से AC करंट गुजर है, उसके पास कंपास नीडल पड़ी हो, तो वो ऑसिलेट करेगी, मींस वाइब्रेट करेगी। बट द DC इज़ यूनिडायरेक्शनल, इसकी एक ही डायरेक्शन होती है डायरेक्ट करंट की। व्हेन द कंपास नीडल इज़ प्लेस्ड When the compass needle is placed near wire carrying DC current, it will deflect compass needle along direction of magnetic field। वो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में उसकी नीडल मूव करेगी एंड कीप इट्स डिफ्लेक्शन एज लॉन्ग एज DC फ्लोज इन द वायर। जब तक DC उस वायर में फ्लो करती रहेगी। देयरफॉर द कंपास नीडल शो मोर डिफ्लेक्शन इन DC देन AC। इस वजह से DC की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगी वो ज़्यादा होगी AC की निस्बत, अल्टरनेटिंग करंट की निस्बत। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड टू करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट एंगल शुड द वायर मेक विद द फील्ड फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम मिनिमम। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग कंडक्टर उसमें पड़ा हुआ है, तो कितनी एंगल पे उस वायर को, उस कंडक्टर को रखा जाए ताकि उसकी फोर्स मैक्सिमम और मिनिमम दोनों केस हमने शो करनी है। We know that the magnetic force on a current carrying conductor is given by F equal to ILB sin theta। मैक्सिमम फोर्स के केस में वो 90 डिग्री पे जब परपेंडिकुलर पड़ा होगा वो कंडक्टर, तो तब उस पर मैक्सिमम फोर्स होगी। कैसे? मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज़ 90 डिग्री, B इज़ परपेंडिकुलर टू I, ये दिस इज़ परपेंडिकुलर का साइन है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो इक्वेशन 1 becomes FM means magnetic force, ILB sin theta। sin 91 होता है तो ILB इंटू 1, तो ये आ जाएगा FM इक्वल टू ILB मैक्सिमम। दिस इज़ मैक्सिमम फोर्स। जब कब ये होगा? जब थीटा 90 डिग्री का हो। मिनिमम फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज ज़ीरो। मैग्नेटिक फोर्स कब मिनिमम होगी या ज़ीरो होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट पैरेलल हों, मींस थीटा इनके दरमियान 0 डिग्री का हो, तो तब मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स FM इक्वल टू ILB साइन 0। साइन 0 0 होता है तो FM इक्वल टू ILB इंटू 0 मीन्स 0। FM की वैल्यू 0 आ जाएगी मिनिमम। तो जब पैरेलल होंगे उनका थीटा, उनका एंगल 0 होगा B और I के दरमियान, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 आएगी, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो वो मैक्सिमम आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, डियर स्टूडेंट्स, वाई डज अ कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टू नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ कंपास नीडल क्यों ऑलवेज पॉइंट होती है? क्यों मतलब कंपास नीडल ऑलवेज नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती है, या क्यों उसकी तरफ उसका डायरेक्शन होती है? इस वजह से होती है कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसने अपने आप को वो किया होता है। द अर्थ कोर कंटेन्स अ कंडक्टिंग लिक्विड विच व्हेन स्पिन अलॉन्ग द अर्थ कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। तो ये तो हमें पता है कि अर्थ एक बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसमें ऐसा लिक्विड है जो जब ये अर्थ घूमती है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, तो अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज़ टुवर्ड द जोग्राफिकल साउथ। जोग्राफिकल मीन्स जोग्राफ़ी के लिहाज से, जोग्राफिया के लिहाज से, इसके महल वकू के लिहाज से, अर्थ की स्ट्रक्चर के लिहाज से। वाइल द साउथ पोल इज़ एट द जोग्राफिकल नॉर्थ। ये अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पे वो वाला फिनोमिना यूज़ हो रहा है। When the compass magnetic needle is placed, the earth magnetic field, its south pole attracts the north pole of the compass needle, due to which the compass needle points to north। इस वजह से वो अपने आप को नॉर्थ की तरफ रखती है। कंपास नीडल का जो नीडल है, जो उसकी सुई है, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होगी।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन अ मैग्नेटिक फील्ड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए। बाय द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ज़ाहिर बात है अगर होगा तो उसकी अमाउंट, इलेक्ट्रिक करंट की हम अमाउंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पैदा होगा। द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट इन द लूप ऑफ वायर और कॉयल बाय यूजिंग द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेथड क्या है यूज़ इसके लिए करेंगे। व्हेन द लूप ऑफ वायर और कॉयल इज़ लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई वायर या लूप ऑफ वायर हो, कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू इट। इसे शॉर्टकट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं और कंप्लीट नेम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो उससे पास करेंगी जब कोई कंडक्टर पड़ा हो, जब कोई कॉयल या लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो। बट व्हेन दीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू द लूप बी चेंज्ड either by the motion of loop in magnetic field or motion of magnet in loop, there induces an induced EMF in the loop। जब उनमें मोशन हो, अगर सिर्फ पड़े हों तो फिर नहीं होगा, लेकिन अगर लूप मूव करे या मैग्नेट मूव करे तो उसमें इंड्यूस्ड EMF पैदा हो जाएगा। दिस इंड्यूस्ड EMF इन लूप जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट इन द लूप और कॉयल। तो ये जो इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड मीन्स प्रोड्यूस्ड, तो EMF जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट उस कॉयल में या लूप में पैदा हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू यूज़ अ स्लिप रिंग टू ड्राइव अ DC मोटर। अगर हम, क्या होगा कि अगर हम DC मोटर के साथ स्लिप रिंग यूज़ करें, तो ये पॉसिबल नहीं है उसके साथ, क्योंकि इसकी वजह से तो वो फिर मूव ही नहीं कर सकेगा। If we use a slip ring to drive a DC motor, the motor will not rotate and will oscillate back and forth when we use a slip ring instead of split ring। अगर हम स्प्लिट रिंग की जगह पे स्लिप रिंग यूज़ कर लेंगे तो वो फिर सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा, रोटेट नहीं कर सकेगा। कैसे नहीं रोटेट कर सकेगा, इसका साइंटिफिक रीज़न देखते हैं। In the DC motor, for the coil to rotate continuously in magnetic field, the ends of the coil are connected to split rings commutators। split rings को हम commutators भी कहते हैं, उसकी वजह से वो coil move करती है, which change the direction of the current in the coil at proper time for its rotation। But if the ends of the coil are connected to slip rings, अगर वो slip rings हम use कर दें instead of split rings, then on covering half rotation the direction of current would not be changed। अगर डायरेक्ट करंट होगा तो उसका तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ड्यू टू विच द कॉयल विल ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ एंड विल नॉट रोटेट, और वो रोटेट नहीं कर सकेगी, कॉयल जो है वो रोटेट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्राइमरी कॉयल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ DC मोटर। The primary coil of a transformer is connected to a DC battery। Is there an EMF induced in the secondary coil? के primary coil ट्रांसफार्मर का हमने DC बैटरी के साथ जॉइन कर लिया है, तो क्या उसके सेकेंडरी कॉयल में कोई EMF प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि DC पे तो उसका डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रहा, तो उस पर तो काम ही नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर तो काम ही AC पे करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर साइंटिफिकली। व्हेन द प्राइमरी कॉयल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू DC बैटरी, नो EMF विल बी इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉयल बिकॉज देयर विल बी नो म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट की वजह से तो उसमें होगा नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन है इसकी, अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अंडर दिस प्रिंसिपल अ चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉयल विल प्रोड्यूस इंड्यूस EMF इन द सेकेंडरी कॉयल। इसके लिए शर्त क्या है कि चेंजिंग करंट चेंज हो, करंट की अमाउंट चेंज हो, उसकी डायरेक्शन चेंज हो। प्राइमरी कॉयल में जब वो करंट की अमाउंट चेंज होगी तो वो सेकेंडरी कॉयल में EMF प्रोड्यूस करेगा। नाउ इफ़ वी कनेक्ट द प्राइमरी कॉयल टू DC बैटरी विच प्रोवाइड यूनिफॉर्म करंट, वो तो एक जितना करंट देगा, तो नो सेकेंडरी वोल्टेज और इंड्यूस्ड EMF विल बी प्रोड्यूस। तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉयल में कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगी। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ DC इज़ नॉट चेंजिंग, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही
to change the magnetic lines of force through the primary coil to magnetize the core of transformer। जब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है उसकी वजह से जो कोर है ट्रांसफार्मर का, जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, वो मैग्नेटाइज होती हैं। व्हेन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर नॉट मैग्नेटाइजेज देयर वुड बी नो फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल एंड थस विल हैव नो इंड्यूस ईएमएफ इन इट। तो अगर वो मैग्नेटाइज नहीं होंगे तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, these were conceptual questions